मेरे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का भारत के द्वारा चलाया जाना और उसके तुरंत बाद में ही जिस समय पे वो ऑपरेशन या इंडो पाक टेंशन पीक पे थे, सीज फायर का डिक्लेरेशन हो जाना और बाद में पता ये खबरों का आना कि भाई कुछ देश थे स्पेशली अमेरिका के बारे में कि इन्होंने बीच में कहीं इंटरवीन किया और भारत को प्रेशर में लेकर के ये सीज फायर करवा दिया। तो एक सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या वाकई में पूरी दुनिया के जो देश हैं वो सिर्फ कहने के लिए हमारे साथ में है या रियलिटी में भी हम एक पावरफुल एक डिप्लोमेसी हम कर पा रहे हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के देश जो पाकिस्तान के साथ में जिस संख्या में खड़े हुए उसके कंपैरिजन में ओपनली इंडिया के साथ में खड़े होने वाले देशों की संख्या ना के बराबर थी। स्पेशली अगर हम नाम लें तो इजराइल का नाम लिया जा सकता है। तो सवाल हमारे सामने आता है कि क्या इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इंडिया अलग थलग पड़ चुका है। रियलिटी का टेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ में और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक होता है और पहलगाम अटैक में इन आतंकवादियों ने बड़ी निर्ममता से बहुत सारे लोगों की, हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी। इससे रिलेटेड एक वीडियो है जिसका आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल कवरेज किया है। तो दोस्तों, जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद में पूरा देश के अंदर मातम का माहौल छाता है और क्रोध भी पनप जाता है। देश की सरकार कुछ कठोर निर्णय लेने की बात करती है, आतंकवाद के समूल सफाई की यहां पे बात की जाती है और उसके बाद में भारत की सेनाओं को खुली छूट दी जाती है कि जाइए और इसका बदला लीजिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट आया था वही आया था कि आतंकवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने अटैक किया, उनको लगभग तबाह कर दिया। और उसी के टाइम पे जो ये अटैक्स यहां पे हुए पाकिस्तान के अंदर, तो माहौल काफी हड़बड़ाहट और तनावपूर्ण हो चुका था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर और जैसे ही ये खबरें लेट नाइट आती हैं, देश के अंदर एक क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है, एक जोश का मतलब जोश जो है वो भारतीयों का जाग उठता है। लेकिन इसके बीच में होता क्या है कि इंडियन मीडिया ने कुछ ऐसी खबरें दिखाई जो कुछ हद तक मिसलीडिंग भी थी और कुछ हद तक उसने लोगों के सेंटिमेंट को इतना हाइप दे दिया था, जिससे कि बाद में जो ये सीज फायर वाली घटना थी उसने भारतीयों को दुख पहुंचाया। इस इशू पर भी एक हमारा वीडियो है, आई बटन में लिंक आप देख सकते हैं, आप जाके इस वीडियो को चेक कर लें। मेरे दोस्तों, तो होता क्या है, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर यहां चलाया गया, भारतीयों की अपेक्षाएं कुछ हद तक बढ़ गई। विचार यह था कि पीओके अपने अंडर में लिया जाएगा, विचार यह था बलूचिस्तान जो है वो एक नए देश के रूप में खड़ा होगा। हो सकता है, और ये बात सच भी है, कि भारत सरकार उसको लेकर के कमिटेड है और अपने काम पे धीरे धीरे बढ़ रही है, बिकॉज ये डिप्लोमेसी है। ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है, ये अभी डायरेक्टली वॉर का नहीं है। इस बात को हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया है। तो दोस्तों, जैसे ही ये सब चीज चल रही थी, भारतीयों के जोश और भारतीयों के जोश का उबाल आसमान पे था, उसी समय पे अचानक से खबर आती है कि भाई सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता, बिकॉज वहां से एक ट्वीट हो गया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात में इंटरवीन किया है और भारत को दबाव में लेकर के सीज फायर करवा दिया गया। भारतीयों के मन में घोर निराशा घर कर गई और इसी सीज फायर के बाद में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और यह माना गया कि भाई आप जो एक मजबूत सरकार होने का दावा करते हैं, आपने भारत की पोजीशन को कमजोर किया है। तो हम यहां ये चेक करने वाले इस रियलिटी का कि क्या वाकई में भारत की पोजीशन कमजोर है या कहानी कुछ और है। आप यदि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो सारे पॉइंट्स का डिटेल एनालिसिस आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट बड़ा क्लियर था। प्रधानमंत्री जी किसी यहां पे पार्टी विशेष के नजर से हम ना देखें, हम यहां पे भारत सरकार के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखें, भारत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में हमको इनको देखना है। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो चाहे नेहरू जी से शुरू करके आप इंदिरा जी से होते हुए मोदी जी तक आ जाइए, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के लिए चरम लेवल के ऊपर देश के इंटरेस्ट को आगे रखने का प्रयास किया है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मनभेद हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सब साथ रहते हैं। अब यहां पे बात क्या होती है मेरे दोस्तों, कि जब ये निर्णय लिया जाता है, प्रधानमंत्री जी की आलोचना होती है, तो इस बात को लेकर के डिबेट शुरू हो गई कि भाई मोदी जी जो 56 इंच के सीने की आप बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि वो एक हवा क्रिएट हो गई थी, वो एक वैक्यूम था जो शायद अभी खत्म हो चुका है। दोस्तों, यहां पे डिबेट फिर शुरू होकर के आई कि क्या ग्लोबल वर्ल्ड में दुनिया जो है वो अलग थलग पड़ चुका है, क्या भारत को एक आइसोलेशन की तरफ वो जा चुका है। और यही हमारे यूट्यूब वीडियो का टाइटल भी है कि क्या वाकई में हम लीडर हैं या हम आइसोलेशन की दुनिया में जा चुके हैं। हम क्या होता है ना, एक छोटी सी बात को समझिए, एक फनी एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बच्चा पूरे साल एक बात बोलता रहा कि भाई मैं बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हूं, सब लोग तारीफ भी करते हैं, जी ये तो बहुत पढ़ता है, ये तो बहुत पढ़ता है, लेकिन रियलिटी कब मालूम चलेगी, जब वो एग्जाम देके आएगा और एग्जाम का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जो ये पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर का होना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तुरंत सीज फायर और उसके अंदर भी कुछ खबरों का निकल के आना कि भाई कुछ देशों ने इसमें इंटरफेयर किया, उसकी वजह से हमने निर्णय लिया, तो ये समझ में आ गया कि भारत की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। यद्यपि हमारी सरकार ने इस बात को क्लियर किया है कि ये
टू पार्टी डिक्लेरेशन था, सीधा हमारा कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसा कि आई बटन में आप देखिए, इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इंडियन मीडिया ने एक गंदा रोल प्ले करके एक लोगों के इमोशंस को इतना जगाया कि 100% रिजल्ट, मतलब जो 50% अचीवमेंट था उसकी भी कदर हमने नहीं की। खैर, बात अब मुद्दे की यह है कि क्या वाकई में इंडिया आइसोलेशन की तरफ जा चुका है। कुछ पॉइंट्स को चेक करते हैं मेरे दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स यहां पे आप गौर से देखेंगे तो कुछ हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लग रहा है कि हां, भारत के साथ में कोई बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में दुनिया नहीं खड़ी। आप देखिए, G20 में चीन और कनाडा का भारत से टकराव हुआ। G20 सम्मेलन के अंदर आईएमएफ में भारत की आपत्ति को खारिज किया गया और पाकिस्तान को फंडिंग दी गई। इसको लेकर के वीडियो का मैं आपको बता चुका हूं, हमने बनाया है। अमेरिका, यूरोप और रूस के साथ तनावपूर्ण कूटनीति चल रही है, बिकॉज रशिया के साथ भी इंडिया रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, तो यूएसए के साथ भी रखना चाहता है, और दोनों जो है धुर विरोधी हैं। अमेरिका की आपत्तियां रहती है कि भाई आप रशिया से पेट्रोल जो है ऑयल परचेज मत करिए, बिकॉज वो उसका यूक्रेन के अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है, और यूक्रेन के साथ में पूरा का पूरा नाटो वाला कॉम्बिनेशन खड़ा ही है। तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से भी हर देश भारत से सेफ जोन में चलता है कि भाई इंडिया खुल के तो कभी साथ में आता नहीं है। एक ये भी आरोप है। तो ये क्या सिर्फ इत्तेफाक ही है क्या, या संकेत है कि दुनिया भर की दुनिया जो है वो भारत की आवाज को हल्के में ले रही है? इतनी चीजों का होना इत्तेफाक तो शायद नहीं हो सकता। तो फिर शक ये जाता है, डर ये जाता है कि क्या भारत के आवाज को हल्के में लिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि छोटा सा ये एआई जनरेटेड इमेज है, आप यहां पे पाएंगे कि जैसे G20 सम्मेलन में भारत के अगेंस्ट में कनाडा तो काफी हद तक वोकल हो गया था, चाइना ने भी भारत का विरोध किया। किस मुद्दे के ऊपर G20 में आमने सामने आए थे दोस्तों? आप यहां देखिए कि चाइना ने क्या किया था। जब G20 सम्मेलन हो रहा था तो भारत की जो मसौदा भाषा थी, मसौदा भाषा मतलब जो G20 की ड्राफ्टिंग भारत ने की, उसकी लैंग्वेज पे ही इसने आपत्ति कर दी। तो डायरेक्टली एक इतने बड़े मंच के ऊपर एक बहुत बड़े लोकतंत्र का सीधा अपमान चाइना ने किया, जो लोकतंत्र की वैल्यू को खुद नहीं समझता। तो एक बड़ा इशू यह है। दूसरा, खालिस्तान के मैटर को लेकर के जो कुछ पिछले दौर में चली चीजें, तो कनाडा के उस समय के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सीधा आरोप भारत पे लगा दिया था कि भाई भारत जो है ये डायरेक्टली कनाडा के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है और यहां पे गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की यहां पे कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, फैक्ट क्या है कि ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में सीधा भारत पर आरोप लगाया, और लेकिन बाद में कोई ठोस सबूत ये दे नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के विरोध जताने की कोशिश तो हुई, लेकिन भारत की फेयर एंड फाइन डिप्लोमेसी के आगे ये हार गए। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि जो बड़ा बन रहा होता है, जो बड़ा हो रहा होता है, जिसका उत्थान अपने क्रम में आगे बढ़ रहा होता है, उसके झूठे विरोध भी लोग करते हैं, और ये अपनी निजी जिंदगी में भी आप इसको पाएंगे। दूसरी चीज यहां पे आती है कि आईएमएफ के मुद्दे पर, यह तो एक बड़ा ही शॉकिंग सी खबर थी कि आईएमएफ के मुद्दे पर भी जब भारत, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्स 1.8 बिलियन के आसपास भारत के यहां पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर भारत के हैं, जो कि आप अगर देखेंगे तो वो लगभग उतनी ही रकम है जितनी पाकिस्तान को भी दी गई है। तो भारत भी एक बड़ा मेंबर है, और उस समय पे भारत ने विरोध इसलिए किया कि भाई आप इसको पैसा मत दीजिए, ये इस पैसे का यूज हमारे अगेंस्ट में ही करेगा। और जैसा कि भी रिसेंटली आपने सुना ही होगा, खबर आ रही थी, खबर कितनी सच्ची झूठी उसको हम अप्रूव नहीं करते, बट सुना है वो बताते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे टेररिस्ट मारे गए हैं उनको पाकिस्तान की सरकार फैमिली मेंबर के हिसाब से 1 करोड़ रुपीस देगी। तो अगर परिवार में 5 लोग मारे गए हैं तो 5 करोड़। अब बात यह है कि पैसा पाकिस्तान के पास नहीं था, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं थी कि वो भारत को सर्वाइव करते, लेकिन आईएमएफ के विरोध, अब जब इतने बड़ी संस्था में भारत का विरोध हुआ, और आईएमएफ को सीधी बात समझिए, आईएमएफ के पीछे जो इसको कठपुतली को, आईएमएफ रूपी कठपुतली को नचाने वाला जो पीछे कलाकार है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। ये बात हमने हमारे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो चलिए यहां पे ये भी खबर सामने, लेकिन यहां पे तो आईएमएफ ने भारत की आपत्ति को अनदेखा करके डील मंजूर कर ली, क्योंकि भारत का सीधा डर था कि भाई तुम डील दे दोगे, ये कश्मीरी सीमा पर ये मिलिट्री एक्शन करेगा, और अल्टीमेटली पैसा वहां मिला, बट इंटरफेरेंस की वजह से ये सब चीजें हुई और हमने सीज फायर किया। सीज फायर के पीछे इंडिया की पॉलिसी क्या रही होगी, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, यहां पे जो पाकिस्तान को जिन कार्यक्रमों के तहत पैसा दिया गया था, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट थे, और आपके एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड फैसिलिटी के थ्रू पैसा दे दिया गया भारत का विरोध। तो ये भी प्रूव हो रहा है। तीसरी चीज आती है सर, जो सबसे ज्वलंत और सबसे गंभीर मुद्दा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बात आती है कि जो पीओके है ये तो हमारा कश्मीर का पूरा हिस्सा है। अब इसमें जो ये सैफरन कलर में आप देख रहे हैं, ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में यानी इंडिया के पास में है। ये हिस्सा चाइना ऑलरेडी ले चुका है। यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आप यहां पे COK1 और COK2 देख रहे हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर 1 एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर 2। ये भाई क्या है COK1 और COK2? मेरे दोस्तों, जब भारत के ऊपर चाइना ने अटैक किया था और लद्दाख का जो बहुत बड़ा लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है
उसको इसने यहां पे कब्जे में ले लिया, अपने पास में ले लिया। अब बात यह है कि भाई ये जो लद्दाख का रीजन है, ये लद्दाख पे ही इसने अटैक क्यों किया। तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा 1949 में जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुई थी उसके लीड करने वाला, बिकॉज वहां पे पहले डेमोक्रेसी ही होती थी, तिब्बत वाज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना एट दैट टाइम, लेकिन जब वहां पे रिवोल्ट हुआ और वहां की डेमोक्रेटिक सरकार को भगा दिया गया और वहां पे माओ जेडोंग या माओ त्से तुंग ने, जिसको माओ के नाम ज्यादा पॉपुलर है, माओ ने अपनी सरकार बनाई। तो माओ ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं 1 palm and 5 finger थ्योरी, एक हथेली और 5 अंगुली का सिद्धांत। तो वो कहता है कि भाई देखो जो हथेली है, हथेली तो है तिब्बत, इसको हम लेके रहेंगे, तो तिब्बत को उन्होंने कब्जा कर लिया। ये 5 अंगुलियां कौन सी बताई, पहला वो कहते हैं लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल। तो आप देखिए इन सभी एरियाज पे इनकी नजर रही। अरुणाचल के ऊपर ये 1962 में काफी हद तक अंदर आ गए थे और अरुणाचल में स्टेपल वीजा का मुद्दा आपको पता ही है। इसके साथ में डोकलाम इशू यानी भूटान के साथ में, नेपाल में नेपाल के अंदर वहां की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने में ये रहा। सिक्किम जब भारत में मर्ज हुआ, सिक्किम के बहुत लंबे समय तक, लगभग 90s के दशक के अंत तक आते आते चाइना ने इसको एज ए इंडियन स्टेट के रूप में मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि नजर इसकी इन एरियाओं पर है। तो 1 palm and 5 finger की थोड़ी जरूर ध्यान में आप रखिएगा। तो सीओ के तो चलो इसने कब्जा में लिया, लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इट वाज इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड गिफ्टेड टू चाइना, चीन को गिफ्ट दे दिया गया। तो ये पीओके का मुद्दा सर असल में ये है कि पीओके नहीं, पीओके सीओके भी है, बिकॉज यहां पे चाइना और पाकिस्तान दोनों का रोल है और इस हिस्से के अंदर बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुआ है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने यहां से सर रोड निकाले हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज चाइना की पॉलिसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की रही है, ये क्षेत्रीय विस्तारवाद की नीति में जीता है। यहां पे आप ये देखिए कि यहां से लेकर के जो पीओके से होता हुआ जो ये रोड निकाला है सीधा ग्वादर पोर्ट तक, और ये वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसने डाला कि भैया न्यू सिल्क रूट हम बनाएंगे, पूरी दुनिया को ऐसे रास्तों से जोड़ देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो वन बेल्ट रोड का इनिशिएटिव जो चाइना से यहां से होते हुए यूरोपियन एरियाज को भी कनेक्ट करता है, फिर वो कई जगह सी रूट है, कई जगह लैंड रोड भी है। तो यहां पे इटली भी इसके साथ में एसोसिएट हो गया था, लेकिन बाद में इटली ने इसको छोड़ दिया है। तो ये वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी चाइना का बहुत बड़ा, क्योंकि यहां पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली सुना भी होगा आपने कि बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए है, बीएलए ने चाइनीज अफसरों को मार दिया, चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अंदर तोड़फोड़ की है। तो कुल मिलाकर के सर मुद्दा यह है कि यदि यहां पे इस एरिया को भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है तो चाइना क्यों सीधा फ्रंट में आएगा, बिकॉज चाइना इस एरिया में कब्जा करना चाहता है। चाइना बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ये दोनों ही एरियाज मिनरल्स में बहुत रिच हैं और आपको पता है कि चाइना की नीति हमेशा क्षेत्रीय विस्तारवाद की रही है। तो इस मुद्दे पे भी चीन भारत के खिलाफ आके बैठा है। तो यहां पे वन बेल्ट जो आपकी बीआरआई है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसका भारत ने विरोध किया है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जाता है। तो चीन के साथ में भी हमारे संबंध टेढ़े पड़ गए, बिकॉज ये तो हमारा पहला पड़ोसी है। अब इसके बाद में अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट जो है, एक अलग नजरिया है जो हमें देखना और समझना चाहिए, जिससे हम एक न्यूट्रल और बैलेंस अप्रोच बना पाएंगे। वो ये है कि इंडिया की वैश्विक भूमिका क्या बढ़ रही है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट आता है सर मोदी डॉक्ट्रिन का, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। सब मुद्दों पे बात करेंगे। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है। क्या होता है ग्लोबल साउथ, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ में मजबूत इसकी उपस्थिति है जो चाइना के अगेंस्ट में हो, चाइना को बर्दाश्त नहीं है। तीसरी चीज, तो क्या वास्तव में भारत कमजोर हो रहा है या भारत अपने दम पर नई विश्व व्यवस्था बना रहा है। सर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। आप इस बात को समझिए कि जब कोई बीज बड़ा वृक्ष बनने वाला होता है तो पहले उसकी जड़ों का विस्तार होता है और जड़ें नजर नहीं आती हैं, लेकिन मजबूत जितनी जड़ें होंगी वृक्ष उतना बड़ा हो जाएगा। हम कमियों से इनकार नहीं करते, बिकॉज इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है दैट इज ऑल अबाउट द नेगोशिएशन और इट इज द गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित की पूर्ति प्रथम लक्ष्य होता है, उसके लिए डिप्लोमेसी की जाती है। और जैसे जैसे नेशनल इंटरेस्ट बदलते जाते हैं वैसे वैसे दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, न्यूट्रलिटी भी आती, कभी एग्रेशन भी होता है, कभी प्रेम प्यार संबंध भी होते हैं। तो ये ग्लोबल जो वर्ड है वो अब कभी ना स्थिर रहा है, ना आज है, ना कभी होगा। सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, पूरा करना इज अ प्राइम ऑब्जेक्ट। तो यहां पे पॉइंट टू पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोदी डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, असर्टिव इंडिपेंडेंस एंड मल्टीलेटरल। जब से मोदी जी आए हैं बड़ा क्लियर अप्रोच था। आप लोगों को याद करना चाहिए एक बात को कि हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने जिन्होंने कहा कि भाई हम इजराइल की हम एक ऑफिशियल विजिट पे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। तो जब वो बात हुई तो इनके ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि आपने भी पढ़ा सुना होगा, ये कहा गया कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो यू मस्ट गो टू पैलेस्टाइन एज वेल, फिलिस्तीन भी जाइए, जिससे एक बैलेंस बने। तो मोदी जी का बड़ा क्लियर था कि भाई हम जाएंगे तो या तो हम सीधा इजराइल जाएंगे और जाएंगे तो सीधा फिर फिलिस्तीन ही जाएंगे।
हम दोनों जगह जाके बेमतलब का मिक्सअप नहीं करेंगे, हम क्लियर अप्रोच शो करेंगे दुनिया को। तो जब इजराइल गए मोदी जी, तब आप देखिए इजराइल के धुर विरोधियों में ईरान आता है। ईरान के फाइटर जेट्स ने मोदी जी को एस्कॉर्ट किया, सुरक्षा प्रदान की। दूसरी तरफ जब मोदी जी फिलिस्तीन गए तो फिलिस्तीन भी एक्सक्लूसिव विजिट पे गए, उस समय वो इजराइल नहीं गए थे। तो हमने बैलेंस करना, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की शुरुआत की है। तो जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स हैं उनको तकलीफ तो होगी ही होगी। अब मान लीजिए कि मैं आपको कुछ बेहतर पढ़ाने लगूं, कुछ अच्छा कंटेंट आपको देने लगूं, तो कंफर्मली ये बात होगी कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वीडियो मेकर्स है, जिनके वीडियोस आपके पास में आते हैं, हो सकता है वो नेगेटिव कमेंट करवाने की कोशिश करें। ये होता है, ये रूटीन लाइफ का पार्ट है। तो यहां पे भी वही बात है। तो यहां पे क्या हुआ सर, ये जो हमारा 1961 से कहिए या तो इवन आप बहुत शुरू से ले लो, 1947 से नेहरू जी के टाइम से भारत की विदेश नीति रही कि भाई हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम वी विल फॉलो द नॉन अलाइनमेंट। हम ना तो उस समय का था, कोल्ड वॉर का दौर था, शीत युद्ध का दौर था, एक तरफ रशिया के ग्रुप बना हुआ था, एक तरफ यूएसए का ग्रुप बना हुआ था, तो हमने दोनों में किसी का साथ नहीं चुना। तो एक बहुत लंबे टाइम तक हम नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष को फॉलो करते हुए और न्यूट्रल अप्रोच हमने रखी। लेकिन मोदी जी के टाइम पे थोड़ी चेंजेस हुई। चेंज क्या होता है सर, मल्टी अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं है, हम बेसिकली सबके साथ हैं और सबके साथ में अलग अलग रणनीतियों से हैं। तो सर ये क्या हुआ, ये बेसिकली पैसिवनेस से हम एक्टिवनेस में आ गए। जैसे आपने एक पॉलिसी पढ़ी होगी, लुक ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी के टाइम पे उसको नाम दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो चीजें चेंज होने में समय तो लगता है। तो यहीं पे नॉन अलाइनमेंट, जिसमें हम एक न्यूट्रल अप्रोच में जीते थे, हम किसी के साथ नहीं है, अब यहां पे हो गया हम सबके साथ हैं। तो यहां पे मल्टी अलाइनमेंट की बात आ गई, यानी बहुपक्षीय, निरपेक्ष नहीं है, बहुपक्षीय हम हो गए विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हमारे रणनीतिक स्वतंत्रता है, हम किसी के साथ में भी किसी भी प्रकार से संबंध या दोस्ती रख सकते हैं, दबाव नहीं है। एग्जांपल देखिए सर, एक तरफ इंडिया और ईयू का बहुत मजबूत रिलेशन है, भारत और नाटो जो कंट्रीज हैं उनके रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते खराब नहीं है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो भारत और जेलेंस्की से भी मीटिंग हुई मोदी जी की, जेलेंस्की के भी साथ में मुलाकात की। वहीं पे ये बात बोलते रह गए कि भाई आप रशिया बोल रहा है कि आप, अब मान लीजिए रशिया तो हमारा फ्रेंड है, अब मोदी जी के साथ में इसकी मुलाकात संदेश नेगेटिव भी तो भेज सकती थी। लेकिन यहां पे क्या है, मल्टी अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहां पे हम क्या हो गए, असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीलेटरल। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, परिवर्तन की ये कहानी है। इसके बाद में सर एग्जाम्पल आपके सामने है सर, क्वाड है, इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने की रणनीति है। जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ के अंदर रूस और चीन केंद्रित संगठनों पर संतुलन किया, ब्रिक्स में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व का दावा है, ग्लोबल साउथ समिट हो रही है कि जो विकासशील देश है उनकी आवाज बने। अभी कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करते हैं, भारत का क्या रोल है दोस्तों। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना को बेसिकली फोकस करके बना है। इस क्वाड के अंदर आप देख सकते हैं इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका जापान है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनका टारगेट यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज है, चाहे फिर वो मसला साउथ चाइना सी का रहा हो, चाहे फिर वो 9 डैश लाइन का रहा हो, या फिर वो अपने जो इंडिया के अगेंस्ट में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को लागू कर रहा हो, तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना इस एरिया में, क्योंकि कारण है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक फिलोसोफर हुए हैं इमैनुअल कांट, नाम ध्यान रखिएगा। वो एक फिलॉसफी देते हैं, उनका एक दर्शन है दैट इज नॉन एज परपेचुअल पीस। ये परपेचुअल पीस की थ्योरी क्या है, उनका बोलना यह है कि जो डेमोक्रेसी होती है, उसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, कि जो लोकतंत्र होता है और दूसरा लोकतंत्र के बीच में युद्ध की संभावनाएं बहुत 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 कम होती हैं। आप नोटिस करिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी, जापान इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। तो इन सभी देशों के बीच में चाइना जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, लोकतंत्र का ही विरोधी है। तो चाइना को यहां पे काउंटर किया ही गया है। ऑब्वियस सी बात है, हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक बड़े स्टैक होल्डर हैं, क्वाड जैसे संस्था के, इस पर सोना चाहिए। अब यहां पे परपेचुअल पीस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे भी दिमाग में और बताता हूं। अमेरिका का दुनिया का पहला परमाणु हमला अमेरिका ने जापान में किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे, 1945, आपको पता होगा। लिटिल बॉय और फैटमैन करके ऐसे 2 बॉम्ब गिराए गए और तबाही मची। अब यही दोनों देश एक साथ एक मंच के ऊपर आए हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी के साथ में अटैच हो जाती है, खतरे की संभावना तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है, जो कि क्वाड के सेंस में हम देख सकते हैं। दूसरी चीज में दोस्तों मेरे साथ में आती है, आप ये देखिए कि जो एससीओ के अंदर भारत ने एंट्री ली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे चीन भारत की उपस्थिति नहीं चाहता, लेकिन इंडिया वहां पे है, अपने पॉइंट को रखता है। इसीलिए तो G20 के अंदर भारत के मसौदा डॉक्यूमेंट की इसने आलोचना कर दिया। बात को समझिए क्यों, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इंडिया ग्रो करे, बट इंडिया की पॉलिटिक्स स्लो है बट स्टडी है,
स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस। थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट जो बढ़ रहे हैं बहुत मजबूत बढ़ रहे हैं। आप 1950 के भारत में और आज के भारत में अंतर देख सकते हैं, और ये आने वाले टाइम में, बिकॉज न्यू ऑर्डर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है। तो एससीओ के अंदर की कहानी है। तो ये ब्रिक्स की आप बात कर लीजिए, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, कौन सा हो गया, BRICS, और रशिया और साउथ अफ्रीका और चाइना। तो ब्रिक्स में भारत की उपस्थिति, चीन की भी प्रेजेंस है, तो हम यहां पे भी इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो क्वाड में चाइना नहीं है, क्वाड तो चाइना के उस एक्सपेंशन के इनडायरेक्टली उसके अगेंस्ट में ये बना हुआ है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे पक्षों को ये लेकर के चलता है। लेकिन एससीओ में तो चाइना है, आपके इसमें हमारे ब्रिक्स में तो चाइना है। तो क्या है, इंडिया की प्रेजेंस यहां पर भी बनी हुई है दोस्तों। इसके साथ में ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बनता हुआ दिख रहा है। ये ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ क्या है, आप धरती के दो हिस्से करके देख सकते हैं। जो लैंड बॉर्डर है आप देख सकते हैं ना, धरती को जमीनी हिस्सा है, उसके दो हिस्से कीजिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप ये पाएंगे कि नॉर्दर्न साइड में अमीर देश और डेवलप कंट्रीज ज्यादा है, जबकि सदर्न पार्ट में डेवलपिंग नेशंस जो थोड़े गरीब हैं, कंपैरेटिवली कम उनकी इकोनॉमी है, वो ज्यादा है। तो ये ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का पूरा क्लियर कट लाइन है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया को पूरा ये लोग अपना मानते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है उससे हर कोई वाकिफ है। ये वो आस्तीन का सांप है, कब डसेगा पता नहीं चलेगा। इंडिया पे रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं। और इन्हीं देशों ने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन G77 का नाम सुनिएगा सर, 1964 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तैयार हुआ और इन्होंने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, नई आर्थिक विश्व व्यवस्था बनाने की बात की, ब्रेटन वुड सिस्टम के अगेंस्ट में, कि भाई ये जो WTO, IMF और ये जो वर्ल्ड बैंक है, दीज आर एक्चुअली फुलफिलिंग द ड्रीम्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ USA ओनली। तो हमारे अगेंस्ट में है भाई ये। तो एक ही न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप करने की बात हो रही है, और इसमें भी चाइना भी पावरफुल है, इंडिया भी कंपैरेटिवली पावरफुल है, लेकिन देशों का समर्थन इंडिया को है, चाइना को नहीं है, बिकॉज चाइना की हरकतें ठीक नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद में सर ग्लोबल साउथ की तो लीडरशिप हमने की ही है, मोदी जी बहुत हद से इसको लीड कर रहे हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्या दुनिया में भारत अकेला हो रहा है। पॉइंट समझना सर, अलोन एंड ऑटोनॉमस में एक डिफरेंस होता है। ये बहुत ही सॉलिड बात को समझिएगा। अलोन होना और ऑटोनॉमस होने में फर्क है। अलोन का क्या अर्थ होता है, अलोन का क्या अर्थ होता है कि कोई भी भारत के साथ नहीं है, जबकि ऑटोनॉमस का अर्थ है कि भारत किसी के इशारों पे नहीं चलेगा। तो ये जो अफवाह उड़ी कि साहब, देखिए ग्लोबल लीडर्स तो आपस में बात करते हैं, ठीक है। कोई श्रेय लेने के लिए खुद का ट्वीट अगर उन्होंने कर दिया, भारत ने उसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया कि भाई हम इसे नहीं मानते। तो ये चीज प्रूव्ड है, और हम हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो बात है हम उसको प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि भैया हमने ये पाकिस्तान के जो फोन आया DGMO लेवल पे, उसके ऊपर हमने इसको रद्द किया है। तो ये मान के चलिए कि हम किसी के इशारों पे नहीं चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से इस डिसीजन को लिए हैं। तो हम क्या है सर, ऑटोनॉमस हो रहे हैं, अलोन नहीं। इस बात को क्लियर समझ लीजिएगा। प्रूफ क्या क्या है, भारत ने रूस से तेल खरीदा, अमेरिका की चेतावनी के बावजूद खरीदा। पहली चीज, भारत ने चीन को G20 में मात दी, लेकिन SCO में भी शामिल रहा। चीन के बहुत सारे विषयों को भारत ने कटाक्ष किया और SCO में बरकरार, जिसमें SCO के अंदर पूरी दादागिरी चाइना की फुल तरह से चलती है। पाकिस्तान को लेकर भारत ने स्पष्ट विरोध दर्ज कराया, भले ही दुनिया इसके ऊपर चुप रही। तो हमने ऑटोनॉमी को आगे बढ़ाया है, अलोननेस को नहीं। तो ये पॉइंट बड़े स्पष्ट हैं और आपके सामने क्लियर है। अब भारत के पक्ष में कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहली, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है IMF और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो कोई भी सर भारत को सडन आइसोलेशन में नहीं लेकर के जाएगा, और ये भारत का मजबूत पक्ष है। हो सकता है वो कुछ गलत इंप्रेशन में हो, लेकिन भारत बहुत क्लियर कट है। विकास ग्लोबल वॉइस ऐसा G20 प्रेसिडेंसी के अंदर दिख गया, जैसा भारत ने उसको लीड किया। क्लाइमेट, डिजिटल एंड फूड सिक्योरिटी पर भारत बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। आप देखिए कि क्लाइमेट को लेकर के तो जिस ढंग से हमने काम किया है, इसके अंदर जो एक ग्लोबल ग्रिड बनाने की बात है, ग्लोबल सोलर ग्रिड बनाने की बात है, डिजिटल के अंदर UPI पे दुनिया पूरी हैरान है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारे जो प्रोग्राम्स है वो दुनिया अडॉप्ट कर रही है। लेकिन यहां पे कुछ खिलाफ चीजें भी हैं जो भारत के अगेंस्ट जाती है। पहला, चीन, रूस और पश्चिम में द्वंद्व को लेकर अस्पष्टता है। भैया कोई भी देश ना आपके ऊपर डायरेक्टली बिलीव करने से पहले 50 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि आप रशिया के साथ भी खड़े जा रहे हो, आप अमेरिका के साथ भी जा रहे हो, तो उन लोगों को विश्वास करने में समय लगता है। लेकिन जब विश्वास हो जाता है तो बड़ा ठोस होता है। लेकिन अस्पष्टता तो क्रिएट होती है। पाकिस्तान के साथ में क्या सीन है, पाकिस्तान क्लियर कट अमेरिका के साथ में खड़ा होता है, क्लियर कट वो चीन के साथ में खड़ा होता है। तो कोई भी एक मजबूत देश उसका समर्थन कर देता है। लेकिन विपक्ष क्या है कि कोई भी देश उसके खिलाफ आने में भी देर नहीं लगाएगा। भारत के खिलाफ आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दोस्ती भी लेट तो दुश्मनी भी लेट। पॉइंट को समझिए। दूसरा, ह्यूमन राइट्स हो चाहे डेमोक्रेसी को लेकर पश्चिम में आलोचनाएं भारत की होती रहती हैं। बहुत सारे मुद्दे जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंडिया कैसे हाईलाइट करता है, जैसे कि आप कश्मीर का इशू ले लीजिए, आप CAA का मुद्दा ले लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे बनता है कि भारत में डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत नहीं है, जो कि उनका भ्रम है। तो ये कुछ बातें खिलाफ जाती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर,
स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी रखें, सबसे पहली बात एम्बिग्यूटी नहीं, साफ संदेश दें। इजराइल पैलेस्टाइन के मामले में जैसा हमने किया, क्लियर कट हम साथ हो जाए, होना चाहिए। एम्बिग्यूटी नहीं रखें तो जिससे क्या हमारा स्टैंड क्लियर होगा। इकोनॉमिक मसल, ज्यादा निवेश और कम निर्भरता, सबसे बड़ी बात है सर, बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। देश को इकोनॉमिकली इतना साउंड होना पड़ेगा, आप चाहोगे वो हो जाएगा। पाकिस्तान नमस्ते करके आपके पैर में ना लौट जाए, पैसे वाला बनना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसकी इकोनॉमी मजबूत है वो देश आगे बढ़ता है। तीसरी चीज, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, ग्लोबल डायस्पोरा को अपना राष्ट्रदूत, अपना एम्बेसडर बनाइए। सर भारत के लिए बहुत बड़े पॉजिटिव बात यह है कि इंडियन डायस्पोरा दुनिया के लगभग हर देश में है, तो हम उनको अपना ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट करें कि वो हमारे ग्लोबल जो एक तरह से एम्बेसडर बनने का काम वो लोग करें, तो इंडिया ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। इजराइल का सपोर्ट अमेरिका बहुत हद तक करता है। रीजन क्या है? क्योंकि इजराइल कम्युनिटी जो है, जो ज्यूज कम्युनिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। इंडियन कम्युनिटी भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो क्या होगा, हमें जो हमारे डायस्पोरा है, जो विदेश में भारतीय निवास करते हैं, उनके साथ में रिलेशन मजबूत करके ये 3 काम यदि हम करेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा, भारत अकेला नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने का अभ्यास कर रहा है। राह तो आसान नहीं होती, लेकिन स्वतंत्र विदेश नीति का यही वैल्यू है, यही इसका मूल्य है जो हमें चुकाना पड़ेगा। समय लगेगा, वैल्यूज कुछ खर्चा जेब से होगा, मतलब कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन हम यदि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक पूरा अकेले खड़े होकर चलना चाहते हैं, हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, तो सर तकलीफ तो थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हैं सर, कमेंट करके बताओ। भारत किसी खेमे में शामिल होना चाहिए या इंडिपेंडेंट चलना चाहिए? देखिए, दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी वैल्यूज है, कोई भी बात अंतिम सत्य नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। यहां पे ये जो पक्ष आ जाएगा कि नहीं जी हमें किसी के साथ चलना चाहिए, उसके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, पक्ष एंड विपक्ष होंगे। कोई कहेगा नहीं हमें तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट में ही रह करके हम काम करें, उसके भी अपने पक्ष और अपने विपक्ष हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान किस दिशा में आगे जाए। कंक्लूडिंग मार्क हम ये दे सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। सिंपल, परिवर्तन की गुंजाइश हर जगह है, सुधार की गुंजाइश हर जगह है। तो क्या चेंज या क्या सुधार, क्या रिफॉर्म होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कि आपको क्लास लेकर के, ये वीडियो देख करके मजा आया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ऐसे ही एनालिटिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे नीरज पारिक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। हाँ, आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय।